नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता ईटीवी न्यूज चैनल। और हमारे लाइव डिबेट खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से ईटीवी न्यूज चैनल के जो प्रदेश प्रतिनिधि हैं ब्रजेश पाठक जी, और साथ ही हमारे साथ स्नेहा लता जी हैं जो शिक्षाविद हैं, समाज सेविका हैं। और साथ ही हमारे साथ में गोपाल कृष्ण साहब जुड़ चुके हैं जो रोटरी क्लब जयपुर के मेंबर भी हैं और समाज सेवी भी हैं। सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण साहब आपका स्वागत करता हूं पैनल में। थैंक यू सो मच। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लाइव डिबेट में। ब्रजेश पाठक साहब आपका लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए आभार। लड्डू जी, स्नेहा लता भारद्वाज जी लाइव डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आवाज आप सभी को आ रही है हमारी? जी जी तो हम सवालों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले गोपाल कृष्ण साहब आपसे ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोरोना आया और कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस और फिर वाइट फंगस, उसके बाद में येलो फंगस, अभी पता नहीं कितने फंगस आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि जो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है और उसके साथ जो येलो फंगस है, ये जो फंगस जो वायरस है कम से कम ये उन लोगों को नहीं हो रहा है, ये टच की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि कोरोना जो सभी राज्यों में जिसको लेकर के लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया, तमाम चीज़ें, और हम ये बोल सकते हैं कि मास्क भी फेल है, सैनिटाइजर भी फेल है, हैंड वॉश भी फेल है और सरकारें और सिस्टम जो है वो तो फेल है ही। लेकिन क्या वैक्सीनेशन जो देश भर में हो रहा है, वैक्सीन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आज भी कुछ सवाल किए हैं जो नोबेल पुरस्कार भी विजेता है उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, तो क्या वैक्सीन भी फेल है? थैंक यू सर। आपने मेरे को सेनेट में आमंत्रित किया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं कि मैंने वायरोलॉजी पैथोलॉजी नहीं पीएचडी की है। जी, मैं पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। जी, और मैं आपको बता दूं कोरोना एक्चुअली एनहांस्ड वर्जन है फ्लू का। ये कोविड जो 19 है और इसके लिए कोई ऐसी बेसिक मेडिसिन नहीं है। इसका एक ही है कि हर्ड इम्यूनिटी का एकमात्र इलाज। और जो वैक्सीनेशन आप कर रहे हैं चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, इसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, पर ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इम्यूनिटी एनहांसर्स हैं। और ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ये मोल्ड्स हैं एक्चुअली। ये फंगस है और बेसिकली एटमॉस्फेयर में हमेशा रहते हैं। और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हीं को ज्यादा पकड़ने पैदा करती है बेसिकली। इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो डायबिटिक और जो हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या किडनी फेल्योर डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर ज्यादा है। और एक और बात का रिशोक्ति नहीं होगी कि हमने जो मास्क लगा रहे हैं, इसके कारण क्या होता है कि दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। So that also inhibits immunity system और धीरे धीरे जो मोल्ड का पहुंच गया वो नेजल ट्रैक नासिका में चला जाता है, तो वो धीरे धीरे वहाँ पर स्प्रेड करके माइसीलियल ग्रोथ देता है और कोरोना साइड इफेक्ट आकर के ये वहाँ पर गैंग्रीन पैदा करता है। और ऐसी कोई सिस्टमेटिक दवा नहीं है जो अभी फंगस रोक सके। जहां देश में एक तरफ हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर के और अन्य जो बीमारियां आ रही हैं, साथ में अन्य वायरस आ रहे हैं, उनको लेकर के, देश में लॉकडाउन को लेकर के, देश में बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, ऐसे में एक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, उनका बयान आता है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं वैक्सीन जब बनाऊंगा उसके बाद ही हम लगाएंगे इसको। आप इस बयान को कैसे आप लेते हैं कि ये सवाल क्या बीजेपी के कार्यकर्ता वैक्सीन बनाते हैं? पहली चीज़, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैक्सीन बनाई हुई है? आप वैज्ञानिकों की क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और ये कैसे
या वरिष्ठ राजनेता को क्या ऐसा बयान देना शोभा देता है? देखिए, मैं इस बारे में कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। ये उनका अपना सोच है, अपना दृष्टिकोण है। पर जहाँ तक है कि देखो, सिस्टम जो चलता है राजनीति तो नहीं चलता। वैज्ञानिक लैब के अंदर रिसर्च करते हैं, दिन रात काम करते हैं, वर्षों की मेहनत के परिणाम आते हैं। इसके एक लॉजिकल रीजंस होते हैं और उसकी एक देखा जाए तो इन विवो जिसे लैब कंडीशन में और बाहर उसको एक्सपेरिमेंटल करके रिजल्ट आने के बाद ये कॉम्पैरेटिव टैली बनती है, तब जाके प्रमाणिकता जाहिर हो। और अभी जो कोविशील्ड आई है वो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने रिसर्च करके और वाइड स्पेक्ट्रम पर काम करके बनी है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण में कुछ भी आ जाए के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, इसलिए लता जी अब आपसे मैं सवाल आपसे चाह रहा हूँ कि आप देश में जहाँ एक तरफ इतनी बड़ी महामारी है, उस बीच में जो शादियाँ हो रही हैं, तमाम तरीके के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, ये कितने हद तक सही हैं? और पब्लिक को जो छूट मिल रही है उसका जो फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी उसका वो कर रहे हैं, कितना ये सही है? देखिए, इस पक्ष में तो मैं बिल्कुल हम देखते हैं तो कोरोना जा रहा है, लेकिन कारण है यही है कि बहुत सारे बैठ जाता अपना एक रूप लेकर आए। लेकिन अगर समझे वही सब कुछ है और मेरे अपने कोई हो सकता और कंफ्लिक्ट नौबत ही हो सकता जिन कार्यक्रमों को लेकर के सरकार ने 50 लोगों की छूट दी है, कहीं 20 लोगों की छूट दी है, क्या छूट देने की भी ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि छूट देने की ज़रूरत है। सिर्फ वो व्यक्ति जो या तो पीड़ित हैं, शादियों पर पूरी तरीके से पूरे देश में प्रतिबंध बिल्कुल लगा देना चाहिए। और साथ ही जो शराब जो बिक रही है, जो शराब की बिक्री जो हो रही है, उस पर क्या प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? गोपाल कृष्ण साहब। सर, बेसिक मैं बात बोलूँगा कि शराब एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर है। जी, सरकार के कोषागार में शराब, हमको धन्यवाद देना चाहिए शराबियों का कि शराब भारत के कोषागार को भरा रखते हैं। जी, और सबसे बड़ा उनका योगदान है कोविड के टाइम में वो लाइन लगा करके भी शराब। जी, और उसके लिए मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। शायद श्रीलता जी मेरे से सहमत नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि हम इस प्रकार का कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं जिस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि देश में वो उस हर बात पर टिप्पणी होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति भी, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, रैलियों को इजाज़त दी, नहीं बिल्कुल बहुत गलत राजनीति। तो देश में सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उन पर अगर सवाल नहीं उठा रहे हैं, उसके बाद में उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हम सब देख रहे हैं। दिसंबर में कितने कम केस रह गए थे, अगर हम चाहते तो खत्म हो सकते थे। बाहर से ही ट्रेन आ गया, कैसे आया? बड़े लोगों ने ही फैलाया, छोटे लोगों से मिले, उसके बाद में धीरे धीरे किस तरीके से रैलियों से होते हुए, कार्यकर्ताओं से होते हुए और आम लोगों के बीच में इस तरीके से भयावह हो गई कि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि घर से लोगों का बाहर निकलना तो दुर्भर हो ही गया है। लोग मर रहे हैं खड़े खड़े, चलते चलते, जिनको लेकर के तमाम केस सामने हम हर रोज़ देखते हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, वैक्सीनेशन की किल्लत है, रोज़गार की किल्लत है। तो ऐसे में सरकार को सबसे अहम जो काम है वो दो करने चाहिए। पहला, उनको जो है जो सुविधाएं जिस तरीके से पिछले वर्ष इन्होंने मुहैया करवाई हैं, इस बार भी जो है नई नीतियां बनाएं और नई नीतियों के तहत आम आदमी तक वो उन योजनाओं का लाभ कैसे सीधा पहुंच सके, उस पर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। केशव जी, मैं बोलूं पाठक जी, जो पत्रकारों की जो स्थिति आपने देखी है राजस्थान के अंदर,
बाद में हालांकि इनको घोषित किया गया, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर तक इनको नहीं बैरियर घोषित नहीं किया गया। सबसे पहले हमने देखा 1.5 साल तक पत्रकार लगातार काम करते रहे। क्या उन्हीं पत्रकारों के साथ ये सरकार जुड़ी रहेगी जो देश के सिर्फ वरिष्ठ और बड़े पत्रकार का तमगा लेकर के बैठे हैं? क्या वो छोटे पत्रकार जो फील्ड में जाकर के जो खुद वहाँ पॉजिटिव हो रहे हैं और मर रहे हैं, उनके परिवारों के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है? क्या राजस्थान की सरकार को इस पर नीतियाँ बना करके और अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है? केशव जी, मेरा विचार है कि राजनीतिक पार्टियों को इसमें जन जागरण अभियान चलाना चाहिए, लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी चाहिए और इस तरह से कार्यक्रम के रूप में लिया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है कोविड से लड़ना, और हमको एक सामाजिक के अंदर दूरी कायम रखना, मास्क लगाना और ये शादियों में बेड़ी इकट्ठी करने की जागरूकता आनी चाहिए। एक कार्यक्रम होता है, इसके अंदर 5 आदमी क्या जरूरत है, हमको 2,000 लोगों की बेड़ी इकट्ठी करनी। राजस्थान में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? परिवर्तन लाएगी जी गोपाल कृष्ण साहब, अभी जो वैक्सीनेशन की जो स्थिति है वो आपके जयपुर में, राजस्थान में क्या स्थिति है उसकी, अभी क्या पोजीशन है? राजस्थान में पोजीशन 18 से 44 साल अब उन्होंने खोल दिया तो वहाँ पर वैक्सीन के ऊपर उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। उनको टरका देते हैं, पहले 45 लगाएंगे, बाद में आइए। लेकिन केंद्र सरकार ये भी दावे करती है स्नेहलता जी कि हम स्पुतनिक भी बाहर से ले आए, वो मार्केट में भी उपलब्ध है और उसका रेट भी तय कर दिया गया कि 1,000 रुपये उसका रेट रखा गया है। तो अभी तक क्या वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है? नहीं सर, अभी वैक्सीन पूरी और इसमें भी लोग वैक्सीन लगते हैं, जब लोग माना नहीं जाते और इनकम्प्लीट ये कंपनी को ही दिया गया है टीका। ज़्यादा इंजेक्शन बंद कंफर्म नहीं है, जैसे कोरोना करने की क्षमता आ सकती है। आज 1% लोगों को लग रही है, उनकी मात्रा की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। वैक्सीन पर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन पर इतने सवाल क्यों, और फिर जब मिल नहीं रही है तो फिर बवाल क्यों? वैक्सीन पे बवाल अभी यहाँ के मुख्य केशव जी, अभी स्पुतनिक भी वैक्सीन चालू नहीं हुई है। स्पुतनिक भी वैक्सीन भारत के अंदर लगना शायद अगस्त माह से चालू होगा, तो उसका बॉडी होगा, उसके बाद जाके कहीं लागू। तब तक देश कैसे चलेगा इसको कैसे? जानकारी जी, आप कोई पब्लिक को अपनी तरफ से कोई मैसेज देंगे सैनिटाइजर पर या वैक्सीन पर, बताना चाहेंगे कि हम तब तक अपना किस तरीके से बचाव कर सकते हैं? घर पर तो रहना ही है, लेकिन जीने के लिए हमें बाहर भी निकलना पड़ेगा और हमें कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ वो किस तरीके का बचाव करें, कैसे बचें इस संक्रमण से? गोपाल कृष्ण, मैं तो यही कह जी कहना चाहते प्लीज और कोरोना से डरे करने का मतलब नहीं है, लापरवाही
स्नेहलता, इससे एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे राजस्थान सरकार ने अभी दारू के ठेके जैसे साग सब्जी इन लोगों कुछ लोगों को चालू कर रखी है दुकानों के लिए, उससे आपको एजुकेशनिस्ट हैं आप, और जहाँ की आवाज आ रही है, काफी हाई सर कट रही है आवाज आपने। अब आ रही है। सवाल ये है कि जैसे राजस्थान सरकार ने अभी दूध सब्जी सहित दारू की दुकानें तक खोल रखी है, और आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाह रही हैं कि जो दारू से ज्यादा शिक्षा जरूरी है कि दारू जरूरी है? नहीं देखिए सर शिक्षा तो ये और लेकिन मैं नहीं चाहती और बच्चों से ज़्यादा स्प्रेड ज़्यादा टाइम के लिए बन रहे शराब की दुकान हर दुकान मतलब जो कंपल्सरी राशन है वही कम से कम नशे को रोक ही सकते हैं वो भी कम होगी। लेकिन लॉकडाउन तो पता नहीं चला, मैं तो डेली जा रहा हूँ मार्केट में, हर प्रशासन के साथ मिल रहा हूँ, हर रोड से जा रहा हूँ, हमको लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन राजस्थान में है क्या। 100 गाड़ियाँ 150 गाड़ियाँ ब्रेक के सामने खड़ा रहते हैं, और प्रशासन वही देख करके आने दो और उतारने दो, कोई मतलब नहीं कौन जा रहा है क्या जा रहा है, कोई भी आईडी लेकर के जा सकता। राम गोपाल जी। हाँ ब्रिजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो सक्षम है उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, वो आराम से घूम रहा है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, पूरा विचरण कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो लॉकडाउन एक त्रासदी है जो लोग रोजाना अपनी आजीविका पैदा करते हैं। जिसका चूल्हा रोज रात मजदूरी करके पैसा पैदा करते हैं। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पे परमिशन दे रखी है, लेकिन जो बेचारे फुटपाथ पे दुकान लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसके लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं बनाई। नहीं सैकड़ों परिवार नीचे जी रहे हैं, उनके पोषण की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। हम रोटरी क्लब के अंदर आए दिन वास्ता होता है, उनको सूखा राशन वगैरह उपलब्ध कराते हैं। हम भी हमारे भी संसाधन सीमित हैं। हमको सरकार तो है नहीं, हमारे भी संसाधन सीमित हैं। सरकारों को उन पर अच्छी पहल करनी चाहिए और हमें जो है सुविधाएं मुहैया करवानी ही चाहिए। पिछले वर्ष जिस तरीके से कोरोना वॉरियर के सम्मान में ताली और थाली बजाई गई वो बहुत ही काबिल तारीफ रहा, ये सभी जानते हैं, और हालांकि हमने भी ताली बजाई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि क्या दोबारा से वैसा ही दिन नहीं हो सकता, वैसा पखवाड़ा नहीं हो सकता कि हम सैनिटाइजर करना शुरू करें, कोई 7 दिन या 10 दिन 15 दिन रख दिए जाएं कि आज की तारीख से लेकर के 3 दिन का या 2 दिन लगातार सैनिटाइजर होगा। देश में हम सब जानते हैं कि सैनिटाइजिंग से इसी से ही कोरोना को मात दी जा सकती है, क्योंकि हवा में भी फैल चुका है। दूसरा कि इसके लिए प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आना चाहिए और एक बार फिर उनके सम्मान के लिए, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए ही हम उनके नाम ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कर दें, तो पूरे देश भर में वैक्सीनेशन से पहले क्या ये संभव नहीं कि सैनिटाइजर पूरे देश में जो है छिड़काव उसका हो सकता है? नहीं आप केशव जी इसमें है कि अगर ये थाली और थाली बजाने से अगर लोग की खाना की पूर्ति हो जाए तो बजाना चाहिए। सरकार ने पिछले बार जो कोरोना में था कि कुछ अपने एरिया में कुछ फंड से उन्होंने गरीबों के लिए, असहायों के लिए राशन के वितरण किया। इस साल इतनी नामंदी के बावजूद भी 1 रुपया कोई भी सरकार अपने वार्ड अपने कॉलोनी में कोई भी राशन की व्यवस्था नहीं किया। आम आदमी
कोरोना से तो मरेंगे, भूख से मरने की स्थिति आ गई है। नहीं, क्या पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की ही है? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपने राज्य के जो है पार्टी के अपने डोनेशन से, चंदे से जो उनके पास जो इकट्ठा है उसमें से कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते उस पर? ये बात वही विपक्ष वाले करते हैं। जैसे चुनाव के टाइम में हर बूथ के ऊपर अपनी टेबल लगाते हैं। जी गोपाल साहब, पर्चियां बांटते हैं। वैसे ही अपनी बार विपक्षी और सारी राजनीतिक दलों ने हॉस्पिटल्स के बाहर और कोरोना सेंटर के बाहर क्यों नहीं ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा के अपने कार्यकर्ता के समर्पित किए? और दूसरा लास्ट ईयर जो कोरोना था इसके अंदर कितनी हमने देखी थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम किया था। हमने कुछ हद तक कोरोना पे बहुत हद तक कोरोना पे विजय पा ली। केंद्र सरकार ने चतुराई से अपने आप को बाहर कर लिया। राज्य सरकारों पे पूरी जिम्मेदारी डाली और इसलिए वो तालमेल का अभाव साफ दिखता है। मेरा ये मान बीजेपी से मतलब सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो सरकार हो समाज से करनी चाहिए। वो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन लापरवाही होना पड़ेगा ना बरती। हमें सैनिटाइजर हमें लेना, हमें हम खुद जानते हैं। मैं एक सवाल गोपाल कृष्ण साहब से ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। देश में अगर आप किसी की अपने परिवार और रिश्तेदारों की मदद करने की सोच रहे हैं तो अभी तक जीएसटी लग रही थी पूरे पैसे पर, हालांकि आप 10,000 भी 5,000 भी डलवाते, लेकिन आज कुछ राहत मिली है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमें इस पर क्या करना चाहिए? पटाखे फोड़ने चाहिए? क्या करना चाहिए कि 2.5 लाख तक की आप मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर मदद करते हैं तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, जीएसटी आपको देनी ही पड़ेगी। ये कैसी देश की व्यवस्था है? कैसा सिस्टम है इनका? सर ये बहुत बड़ी विषमता है। अभी हम आपसे कहें कि हमने ऑक्सीजन खरीदे हैं और रोटरी के ऊपर भी हमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जी, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर सरकार ने गाइडलाइन घोषित कर दी, लेकिन उसका गजट नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया और कंपनियां उस चीज को नहीं मानती। बिना जीएसटी दिए हमको नहीं मिले। अब एक हमारी विडंबना ये है कि हमें समाज सेवी संस्था है, उसको रीसेल तो करेंगे नहीं। हमें तो जीएसटी चला गया, उसका कोई रिफंड नहीं मिल सकता, किसी तरह से हमारे को क्लेम नहीं मिलेगा, वो एडिशनल कॉस्ट। जी, और देखिए कि जो 2.5 लाख तक किया है सीएसआर फंड के ऊपर अगर बड़ी कॉर्पोरेट से बात करते हैं तो सीएसआर फंड गाइडलाइन ही नहीं गई है इनकम टैक्स। जी, साथ ही मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अपना बिजनेस उठाने के लिए बिजनेसमैन बैंक से लोन लेते हैं, गरीबों का ही पैसा होता है, और अपना बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, स्टैंड कर लेते हैं, क्या उन्होंने अपने जो है आपात स्थिति में देश से मदद ली और देश ने उनको दी? हालांकि वो देश का, गवर्नमेंट का पैसा नहीं था, वो पब्लिक का ही पैसा था। क्या ऐसी आपात स्थिति में जो कंपनियां अभी प्रॉफिट में चल रही हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आए और बिना मदद मांगे आकर के देश के लिए मदद करें? कम से कम अपने जो भी उन्होंने 1 साल का 2 साल की अगर कमाई की है वो अगर देश में दान कर देंगे या यहाँ मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा? क्या देश उन्हें दोबारा लोन नहीं देगा? जो पब्लिक का पैसा लेकर के ही आप इतने बड़े हुए हैं, और आप आज जब कहते हैं ना कि एक बेटा बाप की मदद से बढ़ता है, तो बेटे का भी ये फर्ज है कि बिना कुछ कहे उसको ओल्ड एज होम में नहीं डालें। उनकी वजह से आप स्टैंड हुए हैं, तो आप उनके बुढ़ापे की लाठी का सहारा बने। जब उनको ज़रूरत आपकी है, और जब ज़रूरत नहीं थी तब तो वो आपको सहारा दे रहे थे। तो क्या ऐसे में ये संभव नहीं है कि आप आकर के खुद मदद करें बिना मदद मांगे? क्योंकि मदद देश आपसे थोड़ी नहीं मांग सकता, आपने तो बेटे से बाप मदद कभी नहीं मांग सकता। तो मुझे लगता है कि इनको आकर के अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए कि आपको अपने ठीक उसी प्रकार बच्चों की तरीके से ही आपको देश ने खड़ा किया, आपको बड़ा किया। आपके बिजनेस में जैसे एक पिता एक अपने पुत्र को उसके बिजनेस में पैसा देता है कि बेटा आप खड़ा कर लो, हालांकि डूबेगा बचेगा,
आप भाग जाएंगे अन्य बिजनेसमैन की तरीके से, या आप डूब जाएंगे। उसको बिना छोड़े फिर भी आपको जो है लोन दिया गया, सब कुछ दिया गया, पूरी मदद की गई। तो क्या ये संभव नहीं कि आप अपने आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आप आकर के मदद करें देश की? नहीं कर सकते आप? नहीं सर, केशव जी आपका विचार बहुत सराहनीय है और ये वास्तव में अनुकरणीय भी है। कंपनियों को, कॉर्पोरेट कंपनियों ने भी आप इनके रिजल्ट देखिए, इनके कई फोल्ड बढ़ गई। अंबानी, अडानी बहुत कई गुना तरक्की कर गए। अब अगर अपना उसमें से पैसा कमाया है, अगर कोविड-19 पेंडेमिक में देंगे तो इनके कोई कोष में फर्क नहीं पड़ेगा। और वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान परिस्थिति में आम जनजीवन में बहुत बड़ी एक सहायता है। और ये वास्तव में आपके माध्यम से इसको आगे बढ़ाइए। हम भी इसके लिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ कि लास्ट ईयर कोविड-19 में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में 1 करोड़ रुपए तकरीबन रॉटरी के द्वारा कोविड-19 के टाइम में पेंडेमिक में मदद की गई जी। और जो कि हमको ये नहीं कि हम लोगों ने किसी से चंदा लिया, रोटेरियन से पैसा लगा जी। इस समय बहुत कम बचा हुआ है, 4 मिनट है हमारे पास। इसमें लता जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो क्या शिक्षकों की, जिनसे हम सीख करके बड़े होते हैं, वो हमारे गुरु हैं, और क्या उनको ये नहीं चाहिए कि ऐसे में फीस बढ़ाने की बजाय या घटाने की बजाय कुछ कम कर सकते हैं? जैसे जो बड़े स्कूल हैं, आप वर्षों से, आप 20 साल से स्कूल चला रहे हैं और आपके पास 6 महीने में आपके पास पैसे खत्म हो गए कि आप उनको तनख्वाह नहीं दे सकते, आपने बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं। क्या आम आदमी के घर में मशीन लगी हुई है पैसे छापने की, नोट छापने की? जब आप इतने 20 सालों से आप कमाई कर रहे हैं, लगातार इतना पैसा आप ले रहे हैं, तो आप 6 महीने उनको, सिर्फ 4 लोगों को नहीं आप कर सकते, आप उनको नहीं आप खाना दे सकते हैं सिर्फ 6 महीने के लिए, भले ही आप उनको आधी ही सैलरी आप दीजिए। क्या 6 महीने के लिए रोका जाना नहीं चाहिए? इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, क्या उन शिक्षकों को जो दुनिया भर को ज्ञान बांटते हैं, क्या उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, खुद नहीं समझ सकते हैं कि हम फीस को आधा कर दें और आधा लें? इस तरीके की जो समस्याएं आ रही आम जनमानस में, क्या ये संभव नहीं है? इसलिए लता जी महामारी के निचोड़ के तन से उनका एक ये भी है कि आपने देखा चल रही है उनके टीचर्स को कहा बहुत सारे स्कूल बंद हो गए दोनों पहलू ऐसे हैं चाहे वो स्कूल हो बड़े स्कूल हो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ब्रांड के नाम पे नहीं दोनों तरह से मानना है कि बड़े स्कूल वो बेचारे बात आती है तो उनको मैं ये लाखों उन्हें रियायत में आता है ना, अगर हम इसमें कटौती करनी चाहिए। जी बिल्कुल। गोपाल कृष्ण साहब, डिबेट अब में आप सभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा, और डिबेट में आपने बेबाकी से अपनी राय भी रखी। और मैं ये चाहता हूँ कि डिबेट तो होती रहेगी, लोग अपनी बात रखते रहेंगे, लेकिन उन्हें अमल में भी लाया जाना चाहिए और अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकारें जागृत हों, सरकारें जगें और अच्छी नीतियाँ बनाने की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं है। ये देश में कोरोना ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी नीतियाँ बनती हैं और जनता भी जागरूक होकर के उसको फॉलो करती है, तो ये बिल्कुल हम सब लोग इस पर जो है जीतेंगे, क्योंकि लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे।
अगर लड़ेंगे ही नहीं तो हम कैसे जीतेंगे। तो आपका एक बार से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने समय अपना दिया, कीमती समय दिया। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस डिबेट में बस इतना ही जी। आज के इस डिबेट में बस इतना ही, और कल हम फिर जुड़ेंगे नए मेहमानों के साथ में, और फिर हम बात रखेंगे कोविड पर ही, और नए सवालों के साथ में हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।